तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा, याद रखिएगा कि जो कड़वापन आ जाता है बैंगन में वो किसके कारण आता है, वो आता है, याद रखिएगा, ग्लाइको एल्कलॉइड की अधिक मात्रा के कारण। किससे आता है, ग्लाइको एल्कलॉइड की अधिक मात्रा हो जाने के कारण क्या होता है, बैंगन में हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाजर में केविटी स्पॉट बनने का प्रमुख कारण क्या है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, याद रखिएगा कि गाजर में जो केविटी स्पॉट होता है इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसे सोच समझ के राइट आंसर समझिएगा कि पोटेशियम की अधिक मात्रा होने पर और कैल्शियम की कम अवशोषण, मतलब कैल्शियम की कम मात्रा और पोटेशियम की अधिक मात्रा। गाजर में केविटी स्पॉट कब हो जाता है, याद रखिएगा, पोटेशियम की अधिक मात्रा होने पर और कैल्शियम की कम मात्रा होने पर। याद रखिएगा, गाजर में एक रोग हो जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, केविटी स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ओल्ड डाटा से संबंधित है, तो डाटा हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूली में तीखापन मतलब चरपरापन किसके कारण होता है। क्या पूछा गया है, मूली में तीखापन या चरपरापन किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि आइसोथायोसाइनेट्स, आइसो मतलब एंथोसाइनिन, कुकुरमिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा, मूली में तीखापन किसके कारण होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, मूली में तीखापन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है, याद रखिएगा, आइसोथायोसाइनेट्स के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है, बैंगन, करेला, भिंडी या फिर टिंडा। तो आज़ाद क्रांति की अगर हम बात करना चाहिए तो आज़ाद क्रांति किसकी होती है वैरायटी, आज़ाद क्रांति किसकी होती है वैरायटी, याद रखिएगा, ब्रिंजल की होती है। किसकी होती है, ब्रिंजल या बैंगन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान में फलों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है। क्या पूछा गया है कि फलों को कितने % क्षेत्रफल पर ग्रो किया ऐसा है, उगाया ऐसा है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही से देखिएगा और राइट आंसर को पहचानिएगा। तो ऑप्शन से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा, मतलब फलों का जो क्षेत्रफल माना गया है वो माना गया है, याद रखिएगा, 32,100 हेक्टेयर के लगभग। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि 32,000 हेक्टेयर के लगभग कितना माना गया है, याद रखिएगा, फलों का क्षेत्रफल लगभग 32,000 हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि RCH फर्स्ट मिर्च की किस्म को कहाँ से निकाला गया था, कहाँ से रिलीज की गई थी। जो RCH फर्स्ट जो वेराइटी है मिर्च की, इसे कहाँ से रिलीज किया गया था, कहाँ से इसे निकाला गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनमें से अगर हम बात करना चाहिए कि जो RCH फर्स्ट वेराइटी है इसे कहाँ से रिलीज किया गया था, कहाँ से निकाला गया था, तो इसे निकाला गया था, याद रखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से इसे निकाला गया था, रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि खरबूज की कौन सी किस्में W29 हरा मधु के संकरण से निकाली गई है। किस किस के क्रॉस से, याद रखिएगा, W29 मल्टीप्लाई हरा मधु। तो इन दोनों के संकर से कौन सी किस्म को निकाला गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो दुर्गापुरा मधु होती है इस वेराइटी को W29 मल्टीप्लाई या फिर जो क्रॉस करवाया गया था ये कराया गया था हरा मधु से, जब जाकर, याद रखिएगा, दुर्गापुरा मधु को प्राप्त किया गया था। और जो कि किसकी वेराइटी होती है, याद रखिएगा, खरबूज की वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि खीरे के पौधे पर इथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। क्या पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप मादा पुष्पों की संख्या या फिर फलों की संख्या बढ़ाना चाहते हो तो आप जो इथ्रेल का छिड़काव करोगे कितनी मात्रा में करोगे, 200 ppm मात्रा में, 800 ppm मात्रा में, 1400 ppm मात्रा में, या फिर 2000 ppm मात्रा में। तो याद रखिए, अगर हम मान लीजिए कि जो मादा फूल हो इनकी संख्या को भी बढ़ाना चाहते हैं और फल की संख्या को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी जो हम मात्रा का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, ये रखेंगे, याद रखिएगा, 200 ppm। लगभग कितनी मात्रा हम यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, 200 ppm का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है। क्या पूछा गया है कि इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है, आम में, अनार में, बेर में, या फिर अमरूद में। तो याद रखिए, जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है ये इसका जो प्रयोग किया था ये भी आम में ही किया सा है। वैसे आपने देखा होगा कि विनियर ग्राफ्टिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया सा है आम फसल में, लेकिन
आम फसल में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? वीनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है, याद रखिएगा, कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आम फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर जो कि एक दहेक व्याधि है, ये किस फल में होती है? आप ऐसे मान सकते हो कि हैन एंड चिकन जो दही की व्याधि होती है किस फल में लगती है? किन्नों में लगती है, अंगूर में लगती है, खजूर में लगती है, फिर आंवले में लगती है। तो याद रखिए, हैन एंड जो चिकन जो कि एक दही की व्याधि होती है, एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये किस में होता है? याद रखिएगा, अंगूर में होता है। और अगर आपसे पूछता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, बोरोन की तत्व की कमी के कारण होता है। किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनार के फलों की जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ की कितनी डिग्री ब्रिक्स होता है? क्या पूछा गया है कि जो TSS की मात्रा होती है अनार के फलों में वो कितनी होती है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%, या फिर 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री या फिर 15 डिग्री। क्या पूछा गया है कि अनार के फलों के जूस में TSS की मात्रा कितनी होती है या फिर कितनी डिग्री ब्रिक्स होता है? ओके, तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जो जूस होता है इसमें जो TSS कितना डिग्री होता है, ये होता है 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, खजूर का पौधा अगर आप लगा रहे हो तो ऑफशूट का जो वजन है, याद रखिएगा, 12 किलोग्राम होना चाहिए। कम से कम कितना वजन होना चाहिए? जो ऑफशूट आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका आप प्रयोग कर रहे हो, उसका जो वजन होना चाहिए, याद रखिएगा, लगभग या फिर कम से कम 12 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट, डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? तो याद रखिएगा, ये जो रोग होता है डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट, ये किस फल का रोग होता है? याद रखिएगा, ये होता है रोग, ऑप्शंस आपके सामने है कि खजूर, अंगूर, बेल या फिर आम। तो ये भी याद रखिएगा, किसका होता है? आम का ही रोग होता है। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? याद रखिएगा, ये भी आम का ही रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले की पनामा एवं उकठा रोगरोधी किस्म कौन सी है? केले की पनामा और उकठा रोगरोधी किस्म कौन सी है? कि पुअन होती है, रोबस्टा होती है, लाल केला होती है, फिर सफ़ेद बेलची होती है। तो ये जो राइट आंसर इसका माना जाएगा, याद रखिएगा, वो होती है पुअन। मतलब याद रखिएगा, केले की जो पुअन वेराइटी है, ये पनामा रोग और उकठा रोग दोनों के प्रति रोगरोधी क्षमता रखती है। क्या रखती है? रोगरोधी क्षमता रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमरूद की ललित किस्में कहाँ से निकाली गई थी? तो याद रखिएगा, अमरूद की जो ललित जो वेराइटी है, इसे कहाँ से रिलीज किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोच समझ के इसका राइट आंसर दीजिएगा कि अमरूद की जो ललित वेराइटी है, इसे कहाँ से रिलीज किया गया था, कहाँ से इसे विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा, अमरूद की जो ललित वेराइटी है, जिसका क्या होता है? लाल गुदा होता है, जिसका क्या होता है? लाल गुदा होता है। तो ये जो रिलीज की गई थी, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ये की गई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रहमान खेड़ा, लखनऊ से। कहाँ से रिलीज किया गया था इसे? रहमान खेड़ा, लखनऊ से इसे रिलीज किया गया था। और याद रखिएगा, ललित किसकी वेराइटी होती है? अमरूद की होती है। और जिसकी एक प्रमुख पहचान होती है, एक ललित जो वेराइटी होती है, इसका गुदा किस प्रकार का होता है? याद रखिएगा, पिंक या रेड कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रत्ना इंटू अल्फांजो के संकरण से आम की किस्म निकाली गई थी। क्या पूछा गया है कि रत्ना और अल्फांजो के संकर से, इन दोनों के क्रॉस से किस वेराइटी को रिलीज किया गया था? तो वो थी, याद रखिएगा, सिंधु वेराइटी। और सिंधु वेराइटी को तो आप जानते ही होंगे कि सिंधु वेराइटी की एक मुख्य पहचान होती है, ये क्या होती है? याद रखिएगा, बीज रहित वेराइटी होती है। आम की बीज रहित वेराइटी कौन सी है? सिंधु है, जिसे किसके क्रॉस से प्राप्त किया गया था, किसके संकरण से इसे प्राप्त किया गया था? रत्ना इंटू अल्फांजो के संकर से सिंधु को प्राप्त किया गया था, जो कि आम की एक बीज रहित वेराइटी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आम की केसर किस्में निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? क्या पूछा गया है कि आम की केसर किस्में निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश में,
बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से याद रखिएगा जो केसर वेराइटी होती है, केसर जो किस्म होती है, इसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है, ये लिया जाता है याद रखिएगा गुजरात क्षेत्र में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, गुजरात क्षेत्र में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट करने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं बेर के वृक्षों में प्रूनिंग का समय, तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, याद रखिएगा अप्रैल से मई के मध्य। ठीक है, अप्रैल से मई के मध्य याद रखिएगा बेर में प्रूनिंग का समय रहता है। मतलब बेर में जो प्रूनिंग की जाती है उसका उपयुक्त समय कौन सा होता है, अप्रैल से मई के मध्य। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर जो ऑप्शंस देख सकते हो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। क्यों, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर आपको एक स्पेशल एरिया दे रखा है कि पश्चिमी राजस्थान में अगर आपको मान लीजिए बेर की प्रूनिंग करनी है तो आप किस महीने में करोगे, याद रखिएगा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आप प्रयोग करोगे। मतलब प्रूनिंग की क्रिया आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करोगे, वो सबसे अच्छी कारगर साबित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आंवले के पौधे में पुष्प किस माह में लगता है। मतलब पुष्पन की जो क्रिया है किस महीने में होती है। क्या पूछा गया है कि आंवले के पौधों पर पुष्पन की क्रिया किस महीने में होती है। तो ये होती है याद रखिएगा मार्च महीने में। कब लगते हैं आंवले में पुष्प, ये लगते हैं याद रखिएगा मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेल के फल किस माह में पकते हैं। तो ये भी आपको एक कॉमन क्वेश्चन है कि बेल के जो फल है, बेल के जो फल है इसका जो पकने का जो समय रहता है याद रखिएगा ये रहता है अप्रैल से मई के मध्य। कब पक जाते हैं बेल के फल, अप्रैल से मई के मध्य पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि FPO मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या पूछा गया है कि FPO मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के अनुसार जैम या फल पाक में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। क्या पूछा गया है कि फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है कि 30%, 35%, 40% है, फिर 45%। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, याद रखिएगा जैम या फल पाक। जैम या फल पाक में फल का अंश लगभग कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए याद रखिएगा लगभग या फिर कम से कम याद रखिएगा 40% तो होनी चाहिए। मतलब 45% के समथिंग तो होना ही चाहिए, जो कि काफ़ी आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन। FPO मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के अनुसार जैम या फल पाक में फल का अंश कम से कम 45% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आंवला को पानक या स्क्वैश बनाने में कितने साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पानक या स्क्वैश बनाने में जो साइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है ये कितना किया जाता है, 0 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 30 ग्राम। तो याद रखिएगा कितना भी, मतलब 0% लिया जाता है। मतलब याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है पानक या स्क्वैश बनाने के लिए। याद रखिएगा पानक या स्क्वैश बनाने के लिए सिट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 0 ग्राम। ठीक है, सोच समझ के ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पानक या स्क्वैश बनाने में सिट्रिक अम्ल का कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बस याद रखना है, याद रखिएगा 0%, मतलब बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट